नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट करने के बाद में हम आ गए हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट, पादपों में श्वसन। तो 7th पार्ट में हम पढ़ेंगे पादपों में श्वसन के बारे में, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहां पर भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से आएंगे इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते ही हैं। और मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं। आपको यदि ये अच्छा लगता है वीडियोस तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी दोस्त आप लोगों के हैं, जो भी आपके साथीगण हैं जो बायोलॉजी से जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना टॉपिक था पादपों में श्वसन। सबसे पहले तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, बड़े बच्चे देख रहे हैं इसको, तो विद्यार्थियों में कई बार कंफ्यूजन होता है कि पौधे श्वसन के समय कौन सी गैस लेते हैं। वो हमेशा बोलते हैं CO2। तो मैं आपको बता दूं, पौधे या कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जब से उसका जन्म होता है और मृत्यु होती है तब तक श्वसन में एक ही गैस को लेता है, वो है ऑक्सीजन। और किसको बाहर निकालता है? CO2 को। चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो। लेकिन अब पादप भी वही करते हैं। पादप भी कौन सी गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे किसको बताते हैं? CO2 को, जो गलत है। CO2 का यूज पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, श्वसन में नहीं करते। ये याद रखना सबसे पहले तो, ठीक है। देखो, अब जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। अब यहां पे ये बोल रहा है कि श्वास के लिए जो भी खाद्य पदार्थ हैं, श्वसन यहीं तक नहीं है कि ऑक्सीजन को लिया और फेफड़ों में जाके छोड़ दिया। श्वसन का काम आगे ये है, जो ऑक्सीजन ली है वो फेफड़ों से होती हुई, लंग से होती हुई, ब्लड से टिश्यू से कोशिकाओं में, कोशिकाओं से माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर उस ऑक्सीजन के द्वारा जो हमने फूड खाया है, कार्बोहाइड्रेट है, चाहे प्रोटीन है, चाहे लिपिड है, उसको तोड़ा जाएगा। कहां पर? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उसको तोड़ा जाएगा और एनर्जी बनाई जाएगी, और उस एनर्जी से हम कोई भी एक्शन करेंगे। और फूड जब तोड़ा जाएगा तो वहां CO2 गैस निकलेगी, ब्लड वापस से उस CO2 को लेकर आएगा और लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो ये पूरा एक तरह से क्या है? श्वसन का काम है, जिसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो उस चीज को हमें यहां पढ़ना है। तो वो जो फूड जिसको ब्रेक डाउन किया गया वो किसके थ्रू बना है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इस अध्याय में कोशिकीय सांस या कोशिकीय श्वसन अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थ के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा ATP के संश्लेषण को समझा जाएगा। मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को कि यहां पर क्या समझा जाएगा? कोशिकीय श्वसन को। कोशिका के अंदर जो फूड या जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को यूज करते हैं हम कोई भी एक्शन करने के लिए। निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, यूकेरियोट में, जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दो जगह होता है, यह भी केवल यूकेरियोट में होता है, जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के मध्य कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होना सांस कहलाता है। अणु टूटते हैं, कार्बन कार्बन के बंध टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको सांस बोल रहे हैं। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पदार्थों के विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन अथवा वसा, यहां तक कि कार्बनिक अम्ल से भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ज्यादातर हम लोग जो खाना खाते हैं, चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू वगैरह में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी, फटाफट से जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लूकोन डी, कोई भी मरीज या कोई भी बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो सबसे पहले उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। ये नहीं प्रोटीन और वसा की बोतल चढ़ा दें, ऐसा तो तेल की बोतल चढ़ा दें, घी का डिब्बा लगा दें, ऐसे नहीं होता है भाई। ध्यान रखना, हमको फटाफट से एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से। इसलिए हमको इंस्टेंट ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, यह हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं। कोशिकीय श्वसन के लक्षण। कोशिकीय श्वसन के लक्षण क्या क्या है? श्वसन में क्रियाधार में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा एक ही पद में कोशिका में मुक्त नहीं होती। ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। ऊर्जा एंजाइम नियंत्रित अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला में धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से मुक्त होती है। इस ऊर्जा को रासायनिक रूप से ATP के रूप में बंधित किया जाता है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिकीय श्वसन एक ऊष्माक्षेपी एक्सर्गोनिक, मतलब एनर्जी निकलती है, प्रक्रम है।
कारण कोशिका में जटिल यौगिकों के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन कार्बन बंध के टूटने से निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब श्वसन में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का ऑक्सीडेशन होता है तो इसे प्लावी श्वसन या फ्लोटिंग श्वसन कहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, लेकिन याद रखना, जब कार्बोहाइड्रेट और वसा को यूज किया जाता है तो इसे बोलते हैं प्लावी श्वसन। और जब श्वसन के लिए कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध ना हो तो वसा श्वसनीय पदार्थ होता है। आपकी बॉडी में पहले तो कोशिकाएं किसको यूज करेंगी? कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो फिर फैट का डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और उपरोक्त दोनों के बाद में प्रोटीन भाग लेता है। इसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कभी कभी प्रोटोप्लाज्म के संरचनात्मक प्रोटीन भी श्वसन में उपयोग होता है। अतः प्रोटीन का श्वसन प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन या भुखमरी व रोगों के समय होता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन मतलब प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होने लग जाता है। अब किससे कितनी एनर्जी मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। एनसीईआरटी तो नहीं, लेकिन फिर भी बता दूं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्बोहाइड्रेट से यदि सेम अमाउंट लिया जाए तो 4.1 किलो कैलोरी ग्राम पर ग्राम से एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम से इतनी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन यदि 1 ग्राम लिया जाए तो उसे 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है। और फैट से आप लोगों की 9.45, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट लिया जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी आप लोगों को फैट से मिलेगी, फिर उसके बाद में प्रोटीन से, और फिर किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो प्रोटीन बीच में आएगा, फैट सबसे पहले आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। कैसे आएगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, सबसे कम एनर्जी मिलेगी, सेम अमाउंट ऑफ फूड सब्सटेंस। श्वसन 2 प्रकार का होता है। यदि ऑक्सीजन का यूज किया जाए तो इसे एरोबिक श्वसन कहते हैं। यदि ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है तो इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि फर्मेंटेशन, किण्वन भी एक टाइप का क्या है आप लोगों का यहाँ पर? अवायवीय श्वसन है। लेकिन किण्वन अवायवीय श्वसन से थोड़ा भिन्न है। वो किस आधार पर है देखेंगे। श्वसन के प्रकार, श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अनाक्षी श्वसन। जब श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है, और इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा यह सभी कार्बन CO2 के रूप में मुक्त होते हैं और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे हमने यहाँ पर ये इक्वेशन ली है, ये इक्वेशन किसकी है? रेस्पिरेशन की। ग्लूकोज लेते हैं, हमने कहा फूड में, ऑक्सीजन हमने बाहर ले ली, किससे? रेस्पिरेशन से। वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं CO2 और 12H2O और 686 या 36 या 38 ATP। तो ये हमारी क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से याद रखना। अनाक्षी श्वसन में जब ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता तथा भोज्य पदार्थ अपूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज होते हैं और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, यहाँ पर ग्लूकोज है और ये क्या बन रहा है? 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बना रहा है, 2 CO2 बना रहा है और 2 ATP बना रहा है, और ऊर्जा अधिकतर मात्रा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यह क्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, केवल 2 ATP बनते हैं। एक तरह से ये क्या है? फर्मेंटेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। सर्वप्रथम एनारोबिक रेस्पिरेशन की खोज कोस्टेक्टम ने की थी। किण्वन की खोज किसने करी थी? फर्मेंटेशन की खोज थी क्रिस्को द्वारा की गई है। पास्टर भी मानते हैं जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती तब भोजन के अपूर्ण रूप से कुछ कार्बनिक यौगिकों में इथेनॉल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ये लाइन भी याद रखना आप लोग। हमारी बॉडी में कहाँ चलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर वैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो क्या होगा? यही होगा। मांसपेशियों में, कोशिकाओं व कुछ जीवाणुओं में, कोशिकाओं में भीतर ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अनाक्षी श्वसन पौधे, निम्न परजीवी जंतु जैसे एस्केरिस जीवाणु व मानव की पेशी कोशिकाओं व आरबीसी में होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। कहाँ का अनाक्षी श्वसन कहाँ हो रहा है? अनाक्षी श्वसन पौधों में, निम्न परजीवियों में, जंतुओं में, एस्केरिस में, मानव की पेशी कोशिकाओं व आरबीसी में होता है, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। किण्वन व अनाक्षी श्वसन किसके बारे में बोल रहे हैं? किण्वन के बारे में बोल रहे हैं। किण्वन व अनाक्षी श्वसन भिन्न क्रियाएं हैं, क्योंकि किण्वन कोशिका के बाहर कौन करता है? ईस्ट करता है। ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज में आती हैं, और कुछ जीवाणुओं में व कुछ कवकों द्वारा होता है, किंतु दोनों में ही अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि ये ग्लूकोज है, ईस्ट ले लिया, ईस्ट सेल या बैक्टीरिया क्या बना रही है? कार्बोहाइड्रेट की
को तोड़कर दो CO2 वह क्या बना रही है, यहाँ पर एथेनॉल बना रही है, एथेनॉल बना रही है और हीट एनर्जी निकाल रही है। तो ये क्या है, फर्मेंटेशन। अब ये प्रोसेस देख लीजिए, एनसीईआरटी में है कि ग्लूकोज को ले लिया, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो गया। अब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये रिएक्शन तो कॉमन होती है और कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ चलती है बेटा, साइटोप्लाज्म में। अब इसका पाथवे इसका जो पाथवे है वो डिसाइड करेगा कि ये कहाँ जाएगा, ये क्या बनाएगा। इसके पाथवे के अकॉर्डिंग यहाँ दिया हुआ है कि ये पायरुविक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये एथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा किसके थ्रू, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू। एथेनॉल में कन्वर्ट होगा किसके थ्रू, ईस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर ईस्ट इसको क्या करती है, एथेनॉल में कन्वर्ट कर रही है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी में भी ये प्रोसेस चलता है। हमारी बॉडी में क्या होती है, मसल्स होती हैं, और मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो जब हम कोई काम करते हैं, जो जैसे कि जिम वगैरह जाते हैं, जो शुरू में जिम जाते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, और धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड वापस से टूट जाता है, तो हमें पेन नॉर्मल हो जाता है। इधर देखिए, अब वायवीय श्वसन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, और 4 स्टेप में से 3 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, 1 स्टेप कहां चलती है, साइटोप्लाज्म में। देखिए, सीरीज ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे जिसे हम बोलते हैं, ये चलता है साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। दूसरी रिएक्शन है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण या लिंक रिएक्शन, ये होती है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहां होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में इसका स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और यहां पर चलती है क्या, लिंक रिएक्शन। क्या चलती है बेटा, लिंक रिएक्शन चलती है। थर्ड है क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये लिखा हुआ, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। ईटीएस, इनर मेम्ब्रेन सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये जो आंतरिक झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है, इसमें यहाँ पर क्या चलता है, ये चलता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीसोम हेड या F1 F0 पार्टिकल में। ये कैसा होता है बताएंगे आप लोगों को। देखिए, इधर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये दिया हुआ है डायग्राम, मैं तुमको बता दूं। देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां बना दी हम लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी इनर मेम्ब्रेन इस तरह से बनाते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन बना दी। इस इनर मेम्ब्रेन पर टेनिस हेड पार्टिकल इस तरह से, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, अधात्री। ये है आउटर और ये है इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का स्पेस है, इन दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल, या फिर ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम भी होता है, खुद का राइबोसोम होता है। इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है बेटा, 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम। इस तरह से यहाँ पर इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास में 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है क्रेब्स साइकिल, दूसरा होता है हमारे यहाँ पर लिंक रिएक्शन, तीसरी होती है कौन सी वाली, ETS। ये इनर मेम्ब्रेन पर ये F1 पार्टिकल अरेंज होते हैं, और इनमें ये किस में हेल्प करते हैं, ये करते हैं ATP सिंथेसिस में। इनको हम आगे देखेंगे डिटेल से, अभी मैंने रफ आइडिया आप लोगों को दे दिया है। ये किसका डायग्राम है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का। चलिए, पहला हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस चल कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब मान लीजिए मैंने बताया ये पूरी सेल है, ये सेल है, और सेल के अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस है। इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, EMP पाथवे बोलते हैं। क्या नाम है उनका, एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्सन।
पाथवे। यह क्रिया ऑक्सी व अनाक्सी दोनों श्वसन में संपन्न होती है। मतलब दोनों श्वसन कहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है बेटा, जो ग्लूकोज है वो टूटेगा और पायरुविक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड बनाएगा। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। इसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट बनेंगे। फिर ये डिसाइड करेगा कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है कि नहीं जाना। अब देखिए इधर, ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ऑक्सीजन लगती है और ना ही CO2 निकलती है, तो मतलब ये दोनों में एक कॉमन पाथवे है। किस किस में? ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में। यह EMP पाथवे भी कहलाता है क्योंकि इसे 3 वैज्ञानिकों ने एमडन, मेयरहोफ एंड पार्सन द्वारा डिस्कवर किया गया था। ग्लाइकोलाइसिस एक रेखीय पाथवे है। ये 10 क्रियाओं जिसमें 2 NADH2 व 2 ATP का लाभ होता है। ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है जिसमें 2 NADPH2 और 2 ATP बनते हैं। अधिकांश एंजाइम मैग्नीशियम +2 की उपस्थिति में कार्य करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम के साथ साथ में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ग्लाइकोलाइसिस के कुछ मध्यवर्ती यौगिक संश्लेषी क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। इसमें जो बहुत सारे यौगिक ऐसे बनते हैं जो सिंथेटिक क्रियाओं में यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अतः इसे कैटाबॉलिज्म, रीसिंथेसिस या ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म भी कहा जाता है। एक तरह से तो ये हमारा जो पाथवे है ना, एम्फिबोलिक है, क्योंकि इसमें जो बड़े अणु है वो टूटते हैं छोटे अणुओं में और छोटे अणु वापस से काम आते हैं बड़े अणुओं के सिंथेसिस में। जैसे कि यहाँ बनता है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लिसरॉल संश्लेषण में भी कार्य करता है, जो बाद में वसा निर्माण में काम आता है। टूटकर बना फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ये काम आ गया वसा बनाने में। इसी प्रकार फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अमाइनो एसिड के निर्माण में भी काम आता है। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन के मोनोमर होते हैं, जैसे सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन। अनपायरुविक एसिड से एलानिन बनता है। क्या बनता है? पायरुविक एसिड से एलानिन। ये अमाइनो एसिड के नाम हैं। ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोरिलीकरण से 4 अणु ATP बनते हैं। बेटा डायरेक्ट यदि ATP बनते हैं तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। यदि ATP का फॉर्मेशन ETS के थ्रू होता है तो इसे बोलते हैं आप लोगों का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ डायरेक्ट बन जाते हैं। जब किसी पदार्थ की ऊर्जा द्वारा सीधे ही बिना ETS के ADP से ATP का निर्माण होता है तो इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इस 10 स्टेप के प्रोसेस में फर्स्ट, थर्ड और 10 स्टेप के प्रोसेस में पहली, तीसरी और 10वीं जो रिएक्शन होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। मतलब इस तरह से एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। डिफरेंट वापस दोनों डायरेक्शन में नहीं होती, यूनिडायरेक्शन होती है। कौन कौन सी? पहली, तीसरी और 10वीं। ग्लाइकोलाइसिस की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। देखो ये NCERT का ही पॉइंट है, इनको मैं बता दूं कौन कौन सी है। देखिए हमारे पास में सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि हमने ग्लूकोज लिया था। क्या लिया बेटा? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां से एक ATP निकलकर ADP में टूट रहा है। यदि जब ATP इस तरह से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा तो यह फॉस्फेट इसके साथ में जुड़ गया तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया। अब 6 कार्बन है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट समावयवता, कौन सी समावयवता शो करता है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है, संरचनात्मक समावयव है। दोनों की संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है। देन इसके बाद बात करते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में वापस से एक और फॉस्फेट जुड़ेगा तो फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट हो जाएगा। कार्बन की इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ गया और 6 पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1,6 फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट जुड़ गए इस स्ट्रक्चर में तो इसे बोलते हैं ये फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल बनाता है? देखिए इधर, एक तो बनाएगा ये
ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बनाएगा ट्रायोस फॉस्फेट डी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इसमें 6 कार्बन थे, ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में टूटा और ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में टूटा। तो हमें यहाँ पर 2 एटीपी खर्च करने पड़े, 2 एटीपी यहाँ खर्च हो चुके हैं अपने। अब यहाँ पर NAD प्लस है, NADPH में क्या होता है, NADH H प्लस में कन्वर्ट होता है। तो ये भी क्या होता है बेटा, ये एक वापस से अनस्टेबल है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 कार्बन वाले और 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखिए हमारे पास में यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो यहाँ पर ये रहा, क्या बन गए, 2 मॉलिक्यूल ट्रायोस बिसफॉस्फेट। अब उसमें क्या हुआ था, हमने बोला था यहाँ पर कि 2 मॉलिक्यूल बन गए 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। यहाँ पर एडीपी बेटा यहां से इसमें से एक फॉस्फेट निकलेगा, एक फॉस्फेट निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। क्यों, यहां पर एडीपी है और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाएगा एटीपी। तो यहां पर क्या बना, यहां एटीपी बना है, यहां एटीपी बना है और वहां एटीपी खर्च हुआ था। तो यहां 1,3 मतलब ये इस तरह की पोजीशन है, पहली और तीसरी पर फॉस्फेट लगा हुआ है, पहली दूसरी और तीसरी। तो यहां से एक बार इन्होंने क्या बोला है, यहां से फॉस्फेट हटा दो, यहां से फॉस्फेट हटा दो। तो 1 2 एंड 3 पोजीशन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, 1 2 एंड 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये जो एडीपी है इसमें ही आ गया ये वाला फॉस्फेट, यहां चला गया, तो अब बना था एटीपी। तो ये इस तरह से 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। अब ये 3 से कितने हुआ, 2 में, कैसे हुआ, 1 2 एंड 3 पर फॉस्फेट था, ये फॉस्फेट यहां आ गया 1 2 एंड 3, फॉस्फेट कहां आ गया 1 2 एंड 3, तीसरे कार्बन से फॉस्फेट दूसरे पे आ गया तो इसे बोलेंगे क्या, 2 फॉस्फोग्लिसरिक या 2 फॉस्फोग्लिसरेट। आगे देखिए, अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, एक इसमें कन्वर्ट होता है, ये फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। एटीपी खर्च होता है यहाँ पर, इसमें से फॉस्फेट निकलेगा, तो पायरुविक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा। और हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, पायरुविक एसिड के। इस तरह से हमारे पास में ये 10 स्टेप में कंप्लीट हो गया है। कौन सा ये प्रोसेस, देखिए इधर ये 10 स्टेप एक साथ मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए तो ये रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, एक एडीपी जुड़ा इसमें तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ये 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में टूटा, ये अनस्टेबल होता है, वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बनाएगा क्या, ट्रायोस फॉस्फेट। यहां पर से फॉस्फेट हटेगा तो बनेगा क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोरस अपनी पोजीशन चेंज करेगा, दूसरे पे आएगा तो फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में फॉस्फेट हटेगा तो पायरुविक एसिड का बनेगा। पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल वाले, 3 कार्बन वाले, कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे, तो वापस से 6। तो हमने यहाँ 6 कार्बन लिए थे और वापस से हमें 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल मिल गया। इस तरह से ये ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पायरुविक एसिड हमारा प्रोडक्ट बना है और 2 जगह हमने यहाँ पर एटीपी खर्च हुए हैं, एक तो यहाँ एटीपी खर्च हुआ है और यहाँ एटीपी खर्च हुआ है। बना कहाँ है, यहाँ पर एटीपी बना है और यहाँ पर एटीपी बना है। तो यहां कितने एटीपी बने थे भाई बेटा, यहां पर 2 बने थे और यहां पर भी कितने बने थे, 2 बने थे। तो 4 एटीपी बने, -2 एटीपी खर्च हो गए, तो शुद्ध लाभ कितना हुआ, 2 एटीपी का हुआ। और यहां पर NADPH2 से एक NADPH2 से कितने, 3 एटीपी बनते हैं। तो 2 से कितने बनेंगे, 6 एटीपी बनेंगे। तो 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर क्या है, 8 एटीपी के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से हमें कितने एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं। अब पायरुविक अम्ल का क्या फ्यूचर होगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है। पायरुवेट का उपापचय भविष्य क्या है, यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर करता है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके होते हैं जिनमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलाइसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करते हैं। ये लैक्टिक अम्ल किण्वन, अल्कोहलिक किण्वन या ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड किण्वन कर सकते हैं, अल्कोहलिक किण्वन कर सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन। अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिकीय यूकैरियोट में किण्वन या अनॉक्सीडेशन की परिस्थितियां होती हैं। ग्लूकोज के
पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, जिसे ऑक्सीडेशन या सांस कहते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे इसमें लिंक रिएक्शन के बारे में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और एसिटिल एसिड लिंक रिएक्शन के द्वारा वो कन्वर्ट होगा किसमें, 2 कार्बन वाले कंपाउंड में। देखिए इधर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए या लिंक रिएक्शन, यह क्रिया ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स चक्र को जोड़ती है। ऊपर हमारे पास में क्या हुआ था, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया। फिर हम बात करते हैं कि हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो आती है वो क्या होती है, लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल को क्या करती है, जोड़ती है। तो कैसे, यह क्रिया ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल को जोड़ती है। लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहते हैं। इस क्रिया में पहली बार CO2 निकलती है, क्योंकि अभी तक हमने 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट लिया था और 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट ही बनाया था, कौन, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। लेकिन अब यहाँ 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड लेंगे, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड लेंगे और ये टूटेगा किसमें, 2 कार्बन और 1 कार्बन। 1 कार्बन किस फॉर्म में जाएगी, CO2 के फॉर्म में निकल जाएगी। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण वायवीय परिस्थिति में होता है। 100% याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण वायवीय परिस्थितियों में होता है। एरोबिक कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि लिंक रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी लिंक रिएक्शन के लिए। आगे चलिए, इस क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण जटिल एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कार्य करता है, जिसमें 5 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये याद रखना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। NAD की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट एंड Mg+2 La लिपोइक एसिड एंड को एंजाइम A। कौन कौन से हैं, Mg+2 है, TPP है, NAD है, La है और कोएंजाइम A है। यह क्रिया डीकार्बोक्सिलेशन तथा डीहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रदर्शित करती है। रिएक्शन देखो कैसे होती है। यहाँ पर हमने 2 पायरुविक एसिड लिया है, 2 हमने कोएंजाइम A लिया है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ले लिया है, 2 NAD लिया है, Mg+2 लिया है, La लिया है, लिपोइक एसिड एंड TPP लिया है। क्या प्रोडक्ट बना है, हमारा प्रोडक्ट बना है 2 एसिटाइल कोएंजाइम और 2 CO2 बाहर निकल चुकी है। इसमें 2 कार्बन होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A वसा व कार्बोहाइड्रेट उपापचय के बीच की संयोजक कड़ी है। अब ये रहा पायरुविक एसिड और ये रिएक्शन चली और बना एसिटाइल कोएंजाइम, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और ये CO2 बाहर निकल गई। ये हमारे एंजाइम थे जो इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड थे। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करेगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा। देखिए इधर हमारे पास में बात करते हैं कि हम ग्लूकोज की। ग्लूकोज में क्या है यहाँ पर कि ये भी वापस से वही रिएक्शन है, कौन सी वाली, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, EMP पाथवे। एक बार फिर दिखा रहा हूं। ग्लूकोज है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में, एक ATP टूटा ADP में। आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम है बेटा, आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से इसमें देखो ये एरो बता रहा है कि 3rd नंबर की इक्वेशन एक ही साइड चली है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जहां पर काइनेज आ जाता है तो वहां पर एक और फॉस्फेट ऐड करना होता है। यहां पर भी काइनेज था, यहां पर भी काइनेज है, तो फ्रक्टोज में एक और फॉस्फेट हुआ तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब ये इसमें 6 कार्बन थे, तो 3 कार्बन वाला ये रहा और 3 कार्बन वाला ये रहा। यहां पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अनस्टेबल होता है, तो यहां पर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है एंड यहां पर फिर एक फॉस्फेट क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये फॉस्फेट क्या होता है, ऐड होता है। इस फॉस्फेट के ऐड होने से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। यहां पर डिहाइड्रोजिनेज होता है, डिहाइड्रोजिनेज से हमारे पास में जो एल्डिहाइड था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। 1,3-डाइफॉस्फो
ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे पास में इसमें से हमने एक फॉस्फोरस हटाया तो एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। तो हमारे पास में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। अब 3 पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेकर आ गए फॉस्फेट को, तो क्या बन गया? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पर 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना, इसमें से फॉस्फेट निकाला तो बन गया पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। इस तरह से यहां पर हमने इसमें पढ़ा ओनली 2 रिएक्शन के बारे में। कौन कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस एंड लिंक रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि यहां पर हमें शुद्ध रूप से कितने एटीपी बने हैं? शुद्ध रूप से हमारे 2 एटीपी बने हैं किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। एंड 2 NADPH2 बने हैं किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। एंड 2 NADPH2 बने हैं किसमें? लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में भी याद रखना है। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसमें देखेंगे। आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।